वेलकम्स टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, अब इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही हमारी एक यूनिट जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। हर साल जब बजट आता है तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो ये जानने के लिए कि बजट में क्या चेंजेस आए हैं। आप उस बजट को टीवी पे बैठकर देखते ज़रूर हो, लेकिन इन डेप्थ वो बजट क्या होता है, किस तरीके से उसकी प्लानिंग होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, शायद अभी ये सब चीज़ें आपको नहीं पता। बट जब आप इस यूनिट को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से हर साल फिर जो बजट पब्लिश किया जाता है आप उसे समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। और यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखो, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी रिसीट्स और कितनी पेमेंट्स यहाँ पर होती हैं। तो ये एक तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब जब वर्ड आ गया एनुअल, इसका मतलब ये ईयरली प्रिपेयर की जाती है ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स। और यहाँ पर हम कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि बजट हम बीते हुए साल का नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा उसके अंदर हमारे क्या रिसीट्स हो सकती हैं, कितनी पेमेंट्स हो सकती हैं, उसका जस्ट हम एक एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। सो इट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मीन्स कि एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे जाकर खत्म होता है। तो इस पूरे एक साल की हम बेसिकली प्लानिंग कर रहे होते हैं थ्रू आवर गवर्नमेंट बजट। सो ऑब्जेक्टिव्स, अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लो फिर से, 100% इस यूनिट में से एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आपको इस वाले टॉपिक से ज़रूर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्टली उन्होंने नाम दे दिया होगा आपको कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करो, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम प्रीवियसली क्वेश्चंस को देखें कि किस तरीके से वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो वो इनडायरेक्ट पूछते हैं। इनडायरेक्ट किस तरीके से कि वो कोई ना कोई स्कीम के बारे में वहाँ पर बात करेंगे या कोई ना कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा होगा। अब आपको उसके बेसिस पर ये डिसाइड करना होगा कि कौन से गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव की वहाँ पर बात की गई है। तो आप ये मान के बिल्कुल मत चलना कि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे पूछ रहे हैं वो इनडायरेक्टली, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरह इसको पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से आपने अपने रिसोर्सेज को बांटा है। सो द गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी रीएलोकेट द रिसोर्सेज सो दैट द सोशल एंड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। देखो, जब भी बजट बनाया जा रहा है उसका इकलौता मोटिव सिर्फ सोशल वेलफेयर नहीं है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार समझाई थी कि आप चैरिटी भी तभी कर सकते हो जब आपकी खुद की जेब में पैसा होगा। तो गवर्नमेंट को अपने बजट में ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलने हैं कि हमें सोशल वेलफेयर भी करना है, हमें लोगों की भलाई भी करनी है, बट उस भलाई को करने के लिए पैसा भी तो कमाना है ना। तो साथ में हम अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जिसमें एक है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। ये जो आपका पहला बजट है इसको पहचानने में आपका यही काम करेगा कि जब भी आपको टैक्स कंसेशन से रिलेटेड या सब्सिडी से रिलेटेड बातें चलती हुई नजर आ रही हैं, इसका मतलब री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला आपका पॉइंट है। ठीक है, सो गवर्नमेंट कैन गिव द टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज टू द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट जिन भी चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है, गवर्नमेंट क्या करती है, या तो उसके ऊपर आपको टैक्स का कंसेशन दे देगी या आपको सब्सिडीज दे देगी। जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि खादी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, तो यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है टैक्स का कंसेशन। बट हम कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन को डिस्करेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लगाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स को एनकरेज करना चाहती है, तो वही बात आ गई कि यहाँ पर सब्सिडीज देंगे। बट गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है कुछ कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन को जो हार्मफुल है, जैसे कि सिगरेट वगैरह, तो इसके ऊपर हैवी टैक्सेस यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो एक तो हो गया ये वाला इंस्ट्रूमेंट। दूसरा कैसे रीएलोकेट कर रहे हो? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर को आप सब्सिडीज दे रहे हो या फिर आप टैक्स का कंसेशन दे रहे हो। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव नहीं लेता, प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ता।
तो वहाँ पर गवर्नमेंट खुद आती है और इन्वेस्टमेंट करती है और उन गुड्स को वहाँ पर प्रोड्यूस करती है जो हाई प्रायोरिटी एरियाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, so there are many other activities like water supply, sanitation which are necessarily undertaken by the government in the public interest। तो इन सब कामों में प्राइवेट सेक्टर तो आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसको वहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को खुद आके ये सारे काम करने पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, दैट इज बाय एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स नोन एज द पब्लिक गुड। तो बहुत सारे पब्लिक गुड्स हैं जो हमें हमारी गवर्नमेंट ही देखती है, जैसे कि नेशनल डिफेंस, रोड्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पार्क्स एक्सेट्रा। अगर पब्लिक गुड्स के आपको एग्जाम्पल समझना हो तो पब्लिक गुड के एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटनिंग लगवाना, पब्लिक पार्क्स बनवाना, नेशनल डिफेंस, इसके लिए गवर्नमेंट आपसे चार्ज नहीं कर रही, तो ऐसे में हम कह देते हैं कि वी आर द फ्री राइडर्स फॉर दिस। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ऑब्जेक्टिव वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैसे पहचानेंगे कि जब भी आपको रिचर क्लास और पुअर क्लास के बारे में कुछ बात होती हुई दिख रही है कि जहाँ पर हम कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसकी वजह से ये जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द अपर क्लास ऑफ पॉपुलेशन वो गैप कम होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। Government sector affects the personal disposable income of the households by making the transfers of collecting the taxes. It is through that the government can change the distribution of income and bring about the distribution that is considered fair by the society। यानी कि इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि वो सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए बेनिफिशियल हो। अब कैसे किया जाता है ये काम, किस तरीके से इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाता है? हायर रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे ऑन दी रिचर क्लास, और जो भी वो गुड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि वो लग्जरीज कार खरीद रहे हैं तो लग्जरीज कार के ऊपर हम लोग टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे। जितने भी ऐसे कंफर्ट्स के हमारे गुड्स हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे क्योंकि उसको रिच क्लास ऑफ पॉपुलेशन इस्तेमाल करेगी। तो हम गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बर्डन रिचर क्लास पे ज़्यादा डाल रहे हैं और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बर्डन हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर अमाउंट ऑन प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज। वहीं पे गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा खर्च करेगी फ्री सर्विसेज देने के लिए, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट या सब्सिडीज देगी, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो इस तरीके से वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर पा रही है, या आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर पा रही है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सॉट टू बी अचीव थ्रू द प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। और ये जो हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स का सिस्टम चलता है कि बढ़ती हुई इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगता है, तो वो इसी का रीज़न है। Which means that higher the income, higher is the tax rate. So firms are taxed on proportionate basis, while the tax rate is particular proportionate of profit। मतलब वही प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में ही आपसे टैक्स रेट चार्ज किया जाता है। So it aims at making sure that income is not concentrated on few rich people। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि जो पावर है, जो इकोनॉमिक वेल्थ है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाए, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबके बीच में। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम अपने यहाँ पर स्टेबिलिटी भी लेकर आना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी स्थिरता की बात करती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जहाँ भी फ्लक्चुएशंस होंगे, जहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस चेंज की बहुत ज़्यादा बात हो रही हो, तो वहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्टिव अप्लाई किया जाएगा। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि जहाँ पर अब ये जो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर, जैसे कि हमारी प्राइस, एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इन सभी फ्लक्चुएशंस को हटाना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। हमारा स्टेबिलिटी हमें लेकर आना हमारा ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर आप कह रहे हो कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है डेवलपमेंट पर्पस के लिए वो इंक्रीज़ होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर कुछ ऐसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है जिससे वो स्टेबिलिटी लेकर आएगी। जैसे कि हमने पढ़ा है डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर के अंदर कि इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की, ग्रोथ की। और ग्रोथ कब होगा, जब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाने वाला जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। सो गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। सभी सेक्टर से होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, चाहे कोई सा भी हो। एंड द सस्टेनेबल इंक्रीज इन आर रियल जीडीपी। और हमारी कंट्री की जो रियल जीडीपी है उसके अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के बारे में बात करते हैं, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं अच्छी हो हमारी कंट्रीज़ के अंदर, एजुकेशन अच्छी मिले, हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, उसके अलावा हमें पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी मैनेज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल वेलफेयर वाला ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही पूरी करती हैं। सो बजट पॉलिसी शो करती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी द रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द पब्लिक एंटरप्राइज। तो यहाँ पे बजट इन सभी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को मैनेज करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें सोशल वेलफेयर के लिए इन्हीं के यहाँ से मिलती हैं। तो ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के। प्लीज़ स्टूडेंट्स पढ़ के जाइएगा, ज़रूर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाद में ये मत सोचना कि यार पढ़ के नहीं गए, काश पढ़ लेते। बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको। हो सकता है स्टार्टिंग के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे उसी में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या मैं कहूँ कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो वो 2 चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट के अंदर आएंगे कुछ रेवेन्यू रिसीट्स और कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं पे कैपिटल बजट के अंदर आएंगे कुछ कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिसीट साइड को समझते हुए चलते हैं। तो पहले अगर मैं बजटरी रिसीट्स की बात करूं तो ये वो मनी रिसीट्स है, पहली बात तो एस्टिमेटेड रिसीट्स है गवर्नमेंट की फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज उसके पास है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, तो वहां से जितना ही पैसा उनके पास आ रहा है वो हमारी बजटरी रिसीट्स हैं। अब ये 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स। अब मैं आपको सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में समझाती हूँ, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लिया तो कंफ्यूज नहीं होगे। बच्चा बहुत ज़्यादा इसके डेफिनेशन को गलत लिख कर आता है, कंफ्यूज रहता है हमेशा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है और कैपिटल रिसीट्स क्या है। तो मैं जिस तरीके से आपको समझा रही हूँ अच्छे से समझना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोनों चीज़ों को एक साथ समझाऊंगी, रेवेन्यू रिसीट्स को भी और कैपिटल रिसीट्स को भी। रेवेन्यू रिसीट्स, पहली बात तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो आप डे टू डे वर्किंग कर रहे हो। सपोज करो कि आपकी छोटी सी कोई दुकान है, उस दुकान पे आप समोसे बेचते हो, तो डेली जो समोसे बेचकर आपके पास पैसा आ रहा है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। यानी कि अपने डेली बिजनेस को करने पर जो आप पैसा कमा रहे हो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट हो गई। बट वहीं पर अगर आपने अपने उस बिजनेस को चलाने के लिए किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो जब आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर एक उधारी आ रही है, आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसीट है, ठीक है। या एक और मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपके पास, आपको पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, आपको चाहिए कि पैसा आना चाहिए, आपके पास आपके घर में कोई एसेट था, मतलब कोई फर्नीचर था, आपने उसको बेच दिया तो आपके पास पैसा आ गया। सामान बेचा तो पैसा आया, या आपने कहीं से उधारी ली तो आपके पास पैसा आया। अब ये सारी चीज़ें ना लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये आपकी कैपिटल रिसीट है, ठीक है। बट वहीं पे रेवेन्यू रिसीट क्या है, डे टू डे अपना काम करते जा रहे हो और उससे पैसा कमाते जा रहे हो। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रिसीट्स क्या है, पैसे का आना। एक पैसा ऐसा है जो डेली के डेली काम करके आ रहा है, और एक पैसा आ रहा है जो हम कभी कभी कर रहे हैं। क्या रोज़ तो किसी से पैसा उधार लोगे नहीं, रोज़ तो अपने घर का एसेट बेचोगे नहीं, तो ये कभी कभी हो रहा है। बट ये जो कभी कभी काम हो रहा है इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट भी हो रहा है। जब मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रही हूँ तो रेवेन्यू रिसीट्स से मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, इन द सेंस कि अगर मेरे पास वो पैसा आया तो उस पैसे को आने की वजह से ना तो मेरा कोई एसेट घटा, मतलब कि मुझे अपने घर का कोई सामान बेचना भी नहीं पड़ा, एट द सेम टाइम मेरे को किसी से कोई उधारी भी नहीं लेनी पड़ी। ये पैसा मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, तो ना तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, ना मेरे एसेट्स रिड्यूस हुए, लेकिन पैसा मेरे पास आ गया, ठीक है। बट वहीं पे जब मैंने आपको कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करी तो मैंने आपसे कहा कि आपने किसी से पैसा उधार लिया तो आपके पास पैसा आया है, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, भाई मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया। बट दूसरा मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया कि मैंने अपने घर का कोई एसेट बेचा तो मेरे पास पैसा आया, तो भाई यहाँ पे तो मेरा एसेट भी रिड्यूस हो गया। तो क्लियरली आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, यानी कि जिसकी वजह से ना तो कोई लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो ना ही आपका कोई एसेट रिड्यूस हो, ऐसी रिसीट्स को हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। प्लीज नोट इट डाउन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं रेगुलर और रेकरिंग होती हैं, और ये आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में मिलती है, यानी कि आप रोजमर्रा का काम कर रहे हो तो आपको मिल रही हैं। इसके भी 2 सोर्सेज है, यानी कि रोज आप जो काम कर रहे हो 2 तरीके से आपको पैसा मिल रहा है। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो या तो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमा रही है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स होता है, या कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं गवर्नमेंट के पास जहां पर टैक्स के अलावा भी उसके पास कुछ पैसा आता है, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा डिटेल में रेवेन्यू रिसीट्स को समझते हैं। तो टैक्स रिसीट्स की बात करूं तो टैक्स रिसीट्स वो रिसीट्स है जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिल रहे हैं या कुछ ऐसी ड्यूटीज जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है
अब कौन कौन से टैक्स रिसीट्स हैं? देखो, दो तरीके की टैक्स रिसीट्स हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लास्ट ईयर डिफरेंस पूछा गया था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जहां पर लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे सेम पर्सन पे होता है, यानी कि जहां पर सेम पर्सन के ऊपर ही लाइबिलिटी है उस टैक्स को पे करने की और बर्डन भी। बट वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जहां पर लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे दो अलग अलग लोगों पर हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन टू पे किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन टू पे शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस किसी भी इंडिविजुअल की इनकम या प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और एग्जाम्पल देख लो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वहाँ पर वैट, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। अब आते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स की। अब नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं, यानी कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो बहुत सारे सोर्सेज है हमारी गवर्नमेंट के पास, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट ने किसी दूसरी गवर्नमेंट को पैसा दिया है उधार, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपके पास पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि हमारी रेलवेज हैं, LIC है, वहाँ से वो प्रॉफिट कमाती है, तो वहाँ से पैसा आता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी दूसरी कंपनी के अंदर, तो वहाँ से उसको डिविडेंड्स मिलते हैं। गवर्नमेंट हमसे बहुत सारी फीस और फाइन्स चार्ज करते हैं। भाई अगर आपने कोई गलत काम किया, मतलब लॉ को हमारे वायलेट किया, तो आपके ऊपर फाइन से पेनल्टी चार्ज होती है, या फिर जैसे कि लाइसेंस फीस वगैरह, ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। गिफ्ट और ग्रांट्स, यानी कि मुफ्त में भी पैसा मिलता रहता है, कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट दे देती है हमें कोई गिफ्ट या ग्रांट्स की फॉर्म में, तो यहाँ से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। अब यहाँ पे मैं आपको दो और इसके रेवेन्यूज़ बताऊँगी, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, जिसको आप नाम से नहीं पहचान पाओगे। ये जितने ही मैंने आपको बताया आप नाम से पहचान पा रहे हो, बट दो और इसके सोर्सेज होते हैं जिसको आप नाम से नहीं पहचान पाएंगे और शायद आपने कभी सुने भी ना हो। तो सबसे पहले जो इसका यहाँ पर है एक अलग सा टर्म, वो है एस्चीट्स। एस्चीट्स का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, और वो कौन लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी को वो जब्त कर लेती है? जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी उन संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। कि किसी पर्सन की डेथ हुई, एक डिसीज्ड पर्सन है, बट उसका कोई नॉमिनी नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसकी विल में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो दान करके चले गए हैं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं है, तो ऐसी संपत्ति गवर्नमेंट के अधिकार में ही आ जाती है, तो उसको हम एस्चीट्स कहते हैं। दूसरा है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर के आसपास अगर गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट वर्क किया और आपके प्रॉपर्टी रेट्स इंक्रीज हो गए, फॉर एग्जांपल आपके घर के पास अगर मेट्रो बननी स्टार्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो वो एरिया है वहाँ पे एरिया के प्रॉपर्टी रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बट ये प्रॉपर्टी रेट्स जो इंक्रीज हुए, इसमें आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में ये जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट इस फ़ायदे में से आपसे कुछ पैसे डिमांड करती है, और इसी को ही बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। तो ये दोनों भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या होते हैं। वो रिसीट्स होती हैं जो या तो कोई आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे या आपके किसी एसेट को रिड्यूस करेंगे। नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, रूटीन नहीं होती हैं, जैसे कि बोरोइंग्स या अदर लाइबिलिटीज हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कभी पैसा लगा रखा था, वहां से आपने निकाल लिया है। रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को पैसा दे रखा था, वहां से आपके पास से पैसा वापस आ गया है। आपकी स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स, वो भी इसी का पार्ट होती है। अभी कैपिटल रिसीट्स भी दो तरीके की होती है, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। यानी कि जब आप पैसा उधार ले रहे हो कहीं से, तो वो डेट क्रिएटिंग हो गई, सिंपल सी बात, आपकी बोरोइंग्स जो है वो डेट क्रिएटिंग है। बट नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या है? जहाँ पर आपने कहीं से पैसा उधार नहीं लिया है, जैसे कि अपने एसेट को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट आपने किया, रिकवरी ऑफ लोन किया, तो वो आपका नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो रिसीट्स वाली साइड को, कि दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये सारी चीज़ें आ गई, ये मैंने देखो आपको सारी चीज़ें बता दिए हैं, यहाँ पर सारे नाम आ चुके हैं आपके, ये अलग अलग तरीके के टैक्स के नाम लिखे हुए हैं, कैपिटल रिसीट्स के भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अब आती है बारी एक्सपेंडिचर की। अब एक्सपेंडिचर, रिसीट समझ लिया तो एक्सपेंडिचर को समझने में अब आपको आसानी हो जाएगी। अब एक्सपेंडिचर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो विच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। चलो मैडम इसको भी वैसे ही समझाओ जैसे रिसीट्स को समझाया आपने, चलो समझाते हैं। देखो अब मैं कह रही हूँ कि आप खर्चा कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को चलाते हुए डेली के डेली खर्चा कर रहे हो, बट उस खर्चे को करने की वजह से आपके पास कोई एसेट नहीं आया, मतलब आपने कुछ खरीदारी नहीं करी,
एट द सेम टाइम आपकी कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हुई, आप खर्चा कर रहे हो, खर्चे करने की वजह से हाँ ठीक है आप पैसा कमा पा रहे हो, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जैसे कि तुम समोसे की दुकान खोल के बैठे हुए थे तो भाई खर्चा तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओगे, एक छोटू रखा हुआ होगा उसकी सैलरी वगैरह दोगे, अगर जो जगह है उसका रेंट पे करोगे, तो अपने काम को चलाने के लिए कुछ तो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। बट उस खर्चे की वजह से कोई एसेट नहीं आ रहा तुम्हारे पास, कोई तुम्हारी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है। बट वहीं पे क्या हुआ, तुमने खर्चा किया कि तुमने अपने यहाँ दुकान के लिए एक टेबल खरीदी, तो टेबल खरीदी तो तुम्हारे पास एसेट आया, उस खर्चे की वजह से तुम्हारे पास एसेट आया, यानी कि तुम्हारा एसेट बढ़ गया। या फिर मैं कह रही हूँ कि तुमने किसी से कोई उधारी ले रखी थी, पहले 10,000 रुपये किसी ले रखे थे, वो तुमने 10,000 दे दिए, तुम्हारे कंधे का बोझ कम हो गया, उधारी कम हो गई तुम्हारी, यानी कि लाइबिलिटी कम हो गई। तो एक खर्चा ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से कोई एसेट कोई लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट एक खर्चा ऐसे कर रहे हो जिससे एसेट और लाइबिलिटी दोनों पे फर्क पड़ रहा है। तो सिंपल सी यहाँ से डेफिनेशन निकल कर आती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो ना तो आपके किसी एसेट को क्रिएट कर रहे हैं, ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी यानी कि आपके किसी बोझ को कम कर रहे हैं। बट वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से है, जो या तो तुम्हारा कोई एसेट क्रिएट करके देंगे या तुम्हारी लाइबिलिटी को रिड्यूस करके देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रिएट और रिड्यूस का सिस्टम कहाँ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ पर आपको रिड्यूस और क्रिएट लिखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बनाया है एक्रोनिम लाल, ये हमारी रिसीट्स के लिए होता है, तो ये हमारे एक्सपेंडिचर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि रिसीट्स में पहले हम लाइबिलिटी की बात करते हैं फिर एसेट्स की बात करते हैं, बट वहीं पे एक्सपेंडिचर में हम पहले एसेट्स की बात करते हैं बाद में लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। और क्रिएट और रिड्यूस तो हमारा ऐसे ही चलेगा, ठीक है, दोनों तरफ क्रिएट पहले यूज़ करना है और रिड्यूस बाद में यूज़ करना है। बट रिसीट साइड में पहले लाइबिलिटी को बोलना है फिर एसेट्स को, और एक्सपेंडिचर में पहले एसेट्स को बाद में लाइबिलिटी को, ठीक है। तो ये लाल याद रखेंगे तो डेफिनेशन आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये आपके पास डेफिनेशन आ गई पूरी। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विद नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी, रेगुलर और रेकरिंग होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, सब्सिडीज, ग्रांट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी या तो एसेट को क्रिएट कर जाएंगे या आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर जाएंगे, नॉन रेकरिंग होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि मेट्रो बनवाना, फ्लाईओवर बनवाना, इसी चीज़ों पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च करती है। अब यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूलाज भी मिलेंगे, ये देखिए ज़रा। बैलेंस बजट कौन सा होगा, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स के बराबर आ जाएंगे, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो। बट सरप्लस बजट क्या होगा, जहाँ पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर कम है टोटल रिसीट्स ज़्यादा हैं, यानी कि आप खर्चा कम कर रहे हो कमा ज़्यादा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। डेफिसिट बजट लेकिन क्या होगा, जहाँ पर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और आपके रेवेन्यूज़ कम हैं। अच्छा, कब कहाँ कौन सा अडॉप्ट करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सरप्लस बजट जनरली अडॉप्ट किया जाता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पर आपके खर्चे कम हैं। बट डेफिसिट बजट आपका डिफ्लेशन की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बजट पे, हमारे पास टाइप्स ऑफ डेफिसिट पे। अब टाइप्स ऑफ डेफिसिट यानी कि कमी जो हो रही है वो 3 तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो पहली बात तो बजटरी डेफिसिट क्या है। बजटरी डेफिसिट का मतलब है जब एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हैं और आपके रिसीट्स कम हैं। अब ये भी हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है, तो रेवेन्यू का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होगी, और डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो किस चीज़ की कमी है कि जब आपकी रेवेन्यू रिसीट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है, या मैं कहूँ कि जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है, कौन से वाली, रेवेन्यू वाली, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। बट फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कमी तो है, कमी कैसी है कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, किससे, आपकी टोटल रिसीट से। यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। लाइकवाइज यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स भी है और रेवेन्यू रिसीट्स भी है, बट यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग्स को। या मैं अगर आपसे कहूँ तो यहाँ पर हम डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को हटा देते हैं। क्या बोला मैंने, फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है जहाँ पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा है, बट उस टोटल रिसीट्स में से जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है यानी कि जो बोरोइंग्स होती है उसे हम हटा देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है कि जब आप अपने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हो तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, जो बोरोइंग्स होती है, बोरोइंग्स मतलब उधारी। अब मैं कहूँगी इस उधारी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट
और एक होता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, उसी उधारी के ऊपर पे किया जाने वाला पैसा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बात कर रहे हो बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स का मतलब है कि यहाँ आपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आप दोनों को कह रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ फिस्कल डेफिसिट के अंदर, तो यहाँ आप सिर्फ क्या माइनस कर रहे हो, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि उस बोरोइंग्स का सिर्फ सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट्स देख लीजिए, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर्मूला आपके सामने है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो आपकी करंट इनकम को अफेक्ट करते हैं या करंट एक्सपेंडिचर को। और जो आपका गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट कब देखने को मिलता है, अगर कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द नॉर्मल फंक्शनिंग, कि अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए भी जिन पैसों की जरूरत है वो भी हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है। तो करंट इनकम करंट रेवेन्यू से कम आ रही है। इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट की डिससेविंग बढ़ने लगी होंगी, क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं से तो आपको पैसा लेना ही पड़ेगा, तो डिससेविंग होगी। उसके अलावा या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेना शुरू करोगे, जिससे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज आएंगी हमारे यहाँ पे। अब कैसे इसको करेक्ट कर सकते हो रेवेन्यू डेफिसिट को, कि या तो खर्चे कम करो, सीधी सी बात है कि खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, या नॉन टैक्स रेवेन्यूज यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज करो। फिस्कल डेफिसिट वो आपका डेफिसिट है गवर्नमेंट बजट में जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रिसीट से ज़्यादा है, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ऊपर आपके पास यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है, इसको अगर हम खोलें तो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स के बाद कैपिटल रिसीट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग, तो सिर्फ हमने वहाँ पे लिख के छोड़ दिया है नॉन डेट क्रिएटिंग, क्योंकि डेट क्रिएटिंग हमारी बोरोइंग्स होती है, उसको तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपकी टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन कि आपका फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, तो हमें ये बात पता है कि फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली भी यूज होगी और कई बार एक नंबर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे आप इसको रिड्यूस करेंगे, वही बात, आपको टैक्सेस इंक्रीज करने होंगे, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपने कम करने होंगे, जिससे कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोनों में रिलेशनशिप क्या है फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के, अगर आप फॉर्मूलाज देखें तो आपको अपने आप वो रिलेशनशिप दिख रहा होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का एक पार्ट है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, यानी कि जो आपकी पहले की बोरोइंग्स चल रही होंगी उसका और फिस्कल डेफिसिट के बीच का डिफरेंस होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, उसके अंदर वही बात, दो चीजें होती हैं, आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी है और आपका एक्यूमुलेटेड डेट भी है, यानी कि टोटल आपका अमाउंट जो इकट्ठा हुआ है। तो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है कि आपकी कितनी बोरोइंग्स आपको चाहिए होंगी टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, कि इंटरेस्ट पेमेंट को हटाकर अपने एक्यूमुलेटेड डेट के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, बेसिकली वो बताता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो या लो आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपका मेजॉरिटी ऑफ बोरोइंग को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो आप उधार ले रहे हो वो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस के लिए आप ले रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी होती है खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये यूनिट भी समझ आ चुकी होगी। बहुत ही सिंपल सी यूनिट थी, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें आपको इसके साथ प्रिपेयर करनी है। सो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।